हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समास के दूसरे प्रकार तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। गारंटी है आप इस तरह से तत्पुरुष समास नहीं पढ़े होंगे। यदि पढ़े हैं तो आप हमारे दो प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला, खेचर में कौन सा समास है? दूसरा, आप हमें बताइए नालायक में कौन सा समास है? यदि नहीं जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो वीडियो के अंत तक आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। हम लोग समास को एकदम बेसिक कंसेप्ट से लेके चल रहे हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आपके एकेडमिक में प्रश्न तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके कंपटीशन भी क्लियर होते जाएगा। तो आइए इस इंटरेस्टिंग सेशन को शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो दिल से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट, ताकि इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। सर्वप्रथम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पार्ट 1 में जब हम इसके भेद बता रहे थे, यानी समास के भेद बता रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उसके दूसरे पद का अर्थ मजबूत होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में शायद ही आपको कोई बताएगा। देखिए, इस समास में पहला पद या तो संज्ञा होता है या विशेषण होता है, इसलिए वह दूसरे पद विशेष्य पर निर्भर करता है, इसलिए इसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास का लिंग वचन और अंतिम पद के अनुसार ही होता है, यानी कि जो इसका रूप चलेगा, लिंग में बदलाव आएगा, वो अंतिम पद यानी दूसरे पद के द्वारा बदलेगा। आपको समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक वाक्य लिए हैं, जलधारा। अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो बनेगा जल की धारा। अब यहाँ पे जल का धारा क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध क्यों हुआ है? क्योंकि आपको एक वाक्य ले रहे हैं, जल की धारा बह रही है। इस वाक्य में बह रही है का संबंध जो है जल से नहीं है, वो धारा से है। धारा के कारण ही बह रही क्रिया के अंत में जो है स्त्रीलिंग लगा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जलधारा जो है तत्पुरुष समास है। क्यों हुआ कि इसका अर्थ हमने बताया। अब तत्पुरुष समास की पहचान, कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा कारक चिन्हों का? कर्ता और संबोधन को छोड़कर, यानी कि कर्म कारक से अधिकरण कारक तक। उम्मीद करते हैं आपको कारक विभक्ति चिन्ह वाला वीडियो आप देख चुके होंगे और आप कंफर्म हो गए हैं। यदि नहीं तो इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं। विभक्तियां यानी कि कर्ता और संबोधन को लेकर के टोटल हमारा 8 विभक्तियां हो जाएगा। संबोधन में प्रथमा का ही रूप चलता है। अगर हम प्रथमा यानी कर्ता को और हम संबोधन को छोड़ देते हैं तो हमारे पास 6 विभक्तियां बन जाती है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यानी कि कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसार कहें तो कर्म से लेकर के अधिकरण तक कितने विभक्ति हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप समझ गए होंगे तत्पुरुष समास के कितने भेद। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब आपको विभक्ति के साथ साथ इसके कारक के साथ साथ इसके चिन्ह का याद होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप तत्पुरुष समास का समास विग्रह नहीं कर सकेंगे। जैसे कर्म का क्या हो जाएगा चिन्ह? को, करण से जहां संबंध जुटता है या के द्वारा। इस वीडियो में हम बताएंगे कहां से का प्रयोग करते हैं और कहां के द्वारा प्रयोग करते हैं, शायद ही आपको पता होगा। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए,
आपादान से जहां अलगाव होता है, संबंध छूट रहा हो। और षष्ठी संबंध इसका का, की, के, रा, री, रे, जैसे जलधारा, जल की धारा, कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष है ना। अधिकरण में पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इनमें जिस पद का लोप हो जाएगा, जिस चिन्ह का लोप हो जाएगा, वही हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कर्म तत्पुरुष को। अभी हमने बताया कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? को, अर्थात कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति जो को होती है उसका लोप हो जाता है और समास विग्रह करते वक्त उसी का प्रयोग करते हैं। जैसे चक्रधर, अगर इसका समास विग्रह करना हो तो चक्र को धारण करने वाला, यानी कि इसमें को क्या हो गया? लुप्त हो गया है। मरणातुर, मरने को आतुर। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला। तापमापी, ताप को मापने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यानी ये सभी जो एक दो नहीं, पूरे इतने सारे एग्जाम्पल हम आपको परोस रहे हैं ताकि आपको क्लियर होते जाए। दुख हर, दुख को हरने वाला। लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला। पद प्राप्त, पद को प्राप्त करने वाला। दिनकर, आपको हमने इस समास को अपने कम्युनिटी टैब के माध्यम से एक पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने इसके गलत जवाब दिया था, तो आप यहां से देख सकते हैं दिनकर का समास विग्रह क्या हो जाएगा? दिन को करने वाला। अर्थात ये सभी जो समास हैं ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसके समास विग्रह में किसका प्रयोग किया जा रहा है? को का प्रयोग किया जा रहा है। तत्पुरुष समास के दूसरा करण तत्पुरुष, यानी कि इसका चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा। अर्थात इसमें जो करण कारक की विभक्ति होती है से के द्वारा उसका लोप तो हो जाता है। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कहाँ से का प्रयोग करते हैं और कहाँ के का प्रयोग करेंगे उसके बारे में, यानी कि के द्वारा का प्रयोग जो होगा सजीव के साथ होता है तथा से का प्रयोग होगा निर्जीव के साथ होगा। जैसे कि तुलसी कृत, अब तुलसी से कृत गलत हो जाएगा क्योंकि ये तुलसीदास जो है उनकी रचित रचनाओं को तुलसीकृत कहते हैं और तुलसीदास जी के निर्जीव थोड़े हैं, सजीव हैं, इसलिए इसका समास विग्रह तुलसी के द्वारा कृत। हस्तलिखित, आपके ऑप्शन में हस्त से लिखित भी होगा जो कि गलत हो जाएगा, यानी कि हाथ के द्वारा लिखित जो हस्तलिखित होता है उसे हाथ के द्वारा लिखित कहते हैं, यानी कि तुलसीदास और हस्त जो है क्या है? सजीव है। अब तारों भरी, तारों से भरी। शोकाकुल, शोक से आकुल। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भयाकुल, भय से आकुल। शूरकृत, अब सूर से कृत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शूर के द्वारा कृत। उम्मीद करते हैं के द्वारा और शेष का प्रयोग आप आसानी से समझ गए होंगे, अर्थात आप कर्म और करण तत्पुरुष को अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि वीडियो इंटरेस्टिंग है, दिल से आपको लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहता है। आइए और तत्पुरुष के तीसरे भेद संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो चिन्ह होता है के लिए इसका लुप्त हो जाता है और समास विग्रह करते वक्त के लिए का प्रयोग करते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। अब आपको एक बात बता दें, ये जो घर, आलय, शाला, ये जो है ना, ये घर का प्रवाची शब्द है और घर के प्रवाची शब्द आपको यही संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जैसे घुड़साल, घोड़े के लिए शाल, शाल माने क्या होता है? घर ही होता है। अब
गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। आपकी सुविधा के लिए सबका समास विग्रह भी हमने करते चला है। हथकड़ी में कौन सा समास है? हाथों के लिए कड़ी। जो बातें आपको हमने अभी बताया है कि घर के प्रवाची जो है संप्रदान के अंतर्गत आते हैं, जिससे विद्यालय, आलय किसका प्रवाची है? घर का। मंत्री परिषद, परिषद जो है घर का प्रवाची है। घुड़साल, धर्मशाला, भवन, आवास, गृह, ये सभी घर के प्रवाची शब्द होते हैं। और आपको शब्द में मिल जाए तो 110% वो आपका संप्रदान तत्पुरुष ही होगा। ऐसे की पॉइंट फैक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए भी। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के अगले भेद, अपादान तत्पुरुष। यानी इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन इसका प्रयोग दो चीजों के अलग होने के सेंस में किया जाता है। अर्थात इसमें जो इसका चिन्ह होता है से, उसका लुप्त हो जाता है और समास विग्रह करते वक्त उसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अर्थात रोग से छुटकारा पा गए। ऋण मुक्त, यहाँ पे मुक्त जो शब्द है आप ध्यान से देखते जाइएगा, मुक्त हो जाएगा, हीन आ जाएगा। ये सभी जो शब्द होते हैं ना, ये अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं, क्योंकि मुक्त यानी कि अलग होने के सेंस में ही प्रयोग किया जाता है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पद मुक्त, पद से मुक्त इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे एक बात आया है, एक है जन्मांध और एक है मदान। ये दोनों तत्पुरुष दो तरीके हैं, एक आपादान तत्पुरुष है तो एक करण तत्पुरुष है। अब देखिए समास विग्रह से स्पष्ट हो जाएगा। जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, यानी जब वो पैदा हुआ है तभी से उसका हाथ आंख नहीं है, यानी आंख से वो वंचित हो गया है, और वंचित हो जाने से क्या है, वो आपका अपादान तत्पुरुष हो जाता है, यानी कि अलगाव हो गया। अब मदान यानी बीच से हूँ अंधा हुआ है, यानी कि जब पैदा हुआ है तब उसका आंख का संबंध था, बाद में नहीं है। तो यहाँ पे मदांध जो है ये आपका करण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि जन्मांध जो है आपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अब एक आता है देश निकाला, देश के लिए निकाला नहीं, गलत हो जाएगा, देश से निकाला, यानी देश छोड़ के उसको जाना पड़ेगा। जल जात, ये जात माने जन्म और जल जात माने जल से जात, जल से जन्म लेने वाला, यानी कमल के प्रवाची है और कमल के प्रवाची भी आपका आपादान के अंतर्गत आ जाएगा। आशातीत, तीत माने होता है दूर या उसके परे, आशातीत, आशा से तीत। और एक बात है जो हमने आपको अभी बताया, जो ये रहित शब्द आपको मिल जाए, मुक्त आ जाए, हीन आ जाए, इस सबसे अलगाव का बोध होता है, इसलिए इससे संबंधित जो समासिक पद आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। एक की पॉइंट फैक्ट है जो आपको आजीवन याद रखना होगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं, जैसे हीन, धनहीन, बुद्धिहीन, भागहीन, यानी इस सबसे आप अलग है, वंचित हैं। रहित, गुण रहित, विद्या रहित। अब मुक्त, सेवा मुक्त, पद मुक्त, दोष मुक्त, यानी सबसे अलगाव का बोध हो रहा है कि नहीं? आप शब्द की रचना से ही समझ गए होंगे। तो ये सभी जो शब्द जुड़े होंगे क्या, रहित, मुक्त और हीन, ये आपके अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आइए अगली भेद है हमारा संबंध तत्पुरुष, और इसका पहचान क्या होता है? कारक चिन्ह का के, अर्थात समास विग्रह के वक्त इनका लोप हो जाएगा, अर्थात इसके अंतर्गत किसी एक शब्द का जो हो संबंध होता है उसके दूसरे शब्द से बतलाया जाता है, यानी उससे संबंध जुड़ा जाता है। जैसे करोड़पति। अब यहाँ पति का जो अर्थ है ना, ये आपका हस्बैंड वाला पति नहीं, अर्थात मुखिया या मालिक होता है, यानी करोड़ों का जो है पति। लखपति, लाखों का पति, यानी लाखों का मालिक। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यानी कि राष्ट्र का मुखिया। कन्यादान, कन्या का दान। रक्तदान, रक्त का दान। गंगा जल, गंगा का जल। मृग छौना,
अब यहाँ पे छौना मने होता है बच्चा और मृग मने हिरण। मृग छौना यानी मृग का छौना यानी मृग का बच्चा। राजकुमार राजा का कुमार, राजकुमारी राज की कुमारी राजा की कुमारी है ना। और राजपुत्र राजा का पुत्र वधु पुत्र की वधु। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है ना तो आप हमें कमेंट करके आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो। आइए तत्पुरुष समास का अगला भेद है अधिकरण तत्पुरुष, जिसका कारक चिन्ह होता है में पर, अर्थात इसमें में पर लुप्त हो जाता है। अर्थात आपको एक शब्द दिए हैं हर फन मौला और इसका अलग अलग पद का अर्थ हमने बताया। हर मने प्रत्येक, फन मने होता है कला और मौला मने निपुण। हर फन में मौला यानी कि वो व्यक्ति जो क्या है हर चीज में निपुण है। यहाँ पे आया में, हर फन में मौला यानी कि प्रत्येक कला में, इसमें में और पर ज्यादा प्रयोग होगा क्योंकि इसका कारक चिन्ह वही होता है। आप बीती, आप पर बीती। बट मार यानी कि रास्ते में मारने वाला, बट मने होता है क्या रास्ता। रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी। शीर दर्द, शीर में दर्द यानी कि इसके समास विग्रह में क्या हो रहा है में का प्रयोग हुआ रहा है। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। मुनि श्रेष्ठ यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ। कवि पुंगव, कवि मने कवि और पुंगव मने होता है श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। आप देख सकते हैं कि में और पे पर का जो संबंध आएगा वो अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। कौन सा समास है बिना समास विग्रह किए आप गलत कर सकते हैं, इसलिए समास विग्रह के साथ ही अपना कंसेप्ट लगाएं और एक्चुअल ऑथेंटिक ऑप्शन का चुनाव करें। अब उपरोक्त जो समास हम पढ़े हैं इसके अलावा इसके दो उपभेद होते हैं। आपका इंतजार समाप्त, आपके दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलने वाला है। अब वो दो पद कौन कौन होते हैं, एक होता है नए समास, ये तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। ये वो हो गए भेद, तत्पुरुष समास के भेद हो गए 6 और ये उपभेद होते हैं नए समास। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, जैसा कि तत्पुरुष समास में हमने शुरू से कहते आ रहा है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें संस्कृत के नकारात्मक अर्थ देने वाले जो उपसर्ग होते हैं अ, अन, ना, इसी उपसर्ग से बना होता है। जैसे अ उपसर्ग ले लेते हैं अनाथ, अन्याय, अजन्म, अधर्म इत्यादि, यानी कि धर्म से रहित। अनाथ, न नाथ, अन्याय, न न्याय यानी न्याय नहीं है, यानी कि जितनी भी नकारात्मक बातें होंगी वो हमारे नए समास के अंतर्गत आएंगी। ये क्लियर कंसेप्ट बताने वाले हैं ये दोनों उपभेद की बात। जैसे कि देखिए और उपसर्ग से और बताते हम आपको, अमर न मरने वाला, अडिग न डिगने वाला, अचल, और हमने आपको बताया नालायक। कौन सा है तो देखिए नालायक नहीं है, जो लायक यानी जो लायक नहीं है, नकारात्मक बोध दे रहा है, इसलिए ये नालायक जो है आपका नए तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अनदेखा न देखा हुआ, अनाश्रित न आश्रित, निर्विवाद यानी बिना विवाद के, नगण्य जो गिने जाने योग्य नहीं है। अर्थात आप समझ गए कि नकारात्मक का बोध कराने के लिए नए समास का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको बताए होंगे अव्ययी भाव समास वाला वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पे हमने भी कुछ उपसर्ग का उपयोग किया था। तो देखिए हमने एक बहुत ही कंसेप्चुअल बातें आपको बताई है जो आपको मिलने वाला नहीं है, यानी कि की पॉइंट फैक्ट है, आपको इसको हर हाल में याद रखना होगा। वो क्या है कि उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो अव्ययी भाव समास में हुआ है और अभी आपने नए समास में भी देखा। लेकिन अगर ऑप्शन में अव्ययी भाव भी समास रहे और नए समास भी रहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा नए समास का होगा, यानी कि आप नए समास ही लगाएंगे। अगर अव्ययी भाव नहीं है तो क्लियर है, अगर अव्ययी और नए समास है तो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी
यानी पहले ऑप्शन का चुनाव जो करना पड़ेगा आपको अव्ययी और आपको नए समास में, तो आप अव्ययी भाव न लगाकर नए समास का प्रयोग करेंगे और सेकंड प्राथमिकता जो होगा वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। दैट्स क्लियर। अब अगला प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है अलुक समास, यानी कि इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसा कि आपने समास के भेद के बारे में देखा है। जैसे आपसे हमने प्रश्न किया था खेचर, खे मने होता है आकाश और चर मने विचरने वाला, यानी खेचर किसका प्रवाची हो गया? पक्षी का, और इसमें खेचर आकाश में विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि खेचर का ही अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। उसी प्रकार युधिष्ठिर, युद्धि माने युद्ध में अलग से नहीं आया है, क्योंकि युद्धि का ही अर्थ होता है में, स्थिर रहने वाला, यानी कि पांडवों के बड़े भाई का क्या नाम था? युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर का अर्थ हुआ युद्ध में स्थिर रहने वाला। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल मन शीज, मन से माने मन में, यानी कि इसका फैक्ट ये है अलुक समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसका अर्थ उसी में समाहित रहता है। मनशीज, मनशी माने मन में और जब माने उत्पन्न होला, यानी मन से उत्पन्न होने वाला अर्थात कामदेव। अब हम उम्मीद करते हैं आपको नए समास और अलुक समास जो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं आप अंतर स्पष्ट कर लिए होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले समास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।